प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं इकाई नंबर 3 क्वेश्चन बैंक का। आपको जैसा मैं बता चुका हूं कि आपके क्वेश्चन बैंक से प्री बोर्ड एग्जाम पेपर से और मॉडल पेपर से जो है क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। और उन सभी के सॉल्यूशंस यहां पर आपको लिंक बार बार मैं डिस्प्ले कर रहा हूं मैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, आपके सारे उत्तर मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपनी लिंक को क्लिक कीजिए, सारे वीडियोज़ आपके सामने होंगे विद आंसर। ठीक है, तो इकाई नंबर 3 देख रहे हैं, इससे पहले इकाई नंबर 1 और 2 देख चुके हैं। इस इकाई से आपको 16 अंकों के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। 16 अंक में से जो पेपर में आएँगे उसमें 6 तो आएँगे छोटे प्रश्न जो 1-1 नंबर के होंगे, और 3 आएँगे 2-2 नंबर के प्रश्न, और 1 आएगा 4 नंबर का प्रश्न। कुल मिलाकर के 4 प्रश्न जो हैं टोटल आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये आपको 6 अंक 1-1 अंक के 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो एक ही खंड में होंगे। ठीक है? एक ही खंड के पार्ट होंगे 6। तो टोटल मिला के 16 अंक मिलेंगे। चलिए, यहाँ पर गद्य खंड के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को प्रारंभ करते हैं, देखते हैं क्या-क्या आंसर्स हो सकते हैं। पहला, गद्य का प्रारंभिक रूप था। तो प्रारंभिक रूप जो है वो था बोलचाल का रूप। क्या था? बोलचाल का रूप। तो यहाँ पर हम जो है टिक कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गद्य की विद्या नहीं है। तो गद्य की विद्या कौन-सी नहीं है? तो महाकाव्य जो है ये गद्य की विद्या नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद जो है इसका आंसर हो जाएगा उपन्यास सम्राट। जानते ही हैं आप अच्छी तरह से नाम, तो यहाँ पे प्रेमचंद हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका किसका है? तो यहाँ पर लिखेंगे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आधुनिक काल में गद्य का अभिभार्व सबसे प्रधान साहित्य घटना है। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का ही है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद जो छठा क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है? तो इसमें आपको पता ही है कि इसमें देशभक्ति की बातें की गई हैं, तो देशभक्ति की भावना के बारे में हम इसमें बता देंगे। नेताजी की मूर्ति थी, तो किसकी थी? तो सभी को पता है कि वो थी संगमरमर की। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। किसकी लगी थी? तो सभी को ये भी पता होगा अच्छी तरह से, सुभाष चंद्र बोस की। उसके बाद प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। उसके बाद नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो किसके द्वारा लगाई गई थी? तो सभी को अच्छी तरह से पता है, नगर पालिका द्वारा लगाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे नेताजी की जो 11वां क्वेश्चन है, भगत जी पद गाते थे, तो किसके पद गाते थे भगत जी? तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि ये कबीर के पद गाते थे। तो किसके गाते थे? कबीर के पद। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर, बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है, किस पे करता है? तो वो करता है आपका जो है कुरीतियों पर। किस पे करता है? कुरीतियों पर। तो यहाँ पर जो है कुरीतियाँ हैं जो, इन पे हम टिक कर लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, किसको मानते थे साहब? तो भैया आप सभी को पता है, कबीर दास को। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सच्चे साधु की पहचान होती है। तो सच्चे साधु की पहचान उनके किससे होती है? तो उनके विचारों से होती है। किससे होती है? उनके विचारों से। 15वां जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे, तो आप सभी को पता है वो खंजड़ी बजाते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के ने एमए किया। तो एमए कहाँ से किया उन्होंने? इलाहाबाद से। कहाँ से किया है? इलाहाबाद से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। किसको देखना चाहते थे? तो राष्ट्रभाषा के रूप में वो हिंदी को देखना चाहते थे। किसको? हिंदी को। उसके बाद 18 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो पूछा गया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के के किस गुण से प्रभावित थे? दयालुता से, मानवता से, सरलता से। तो इन सभी गुणों से प्रभावित थे। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, फादर बुल्के अभिन्न मित्र थे। किसके अभिन्न मित्र थे? डॉक्टर रघुवंश जो है फादर बुल्के के अभिन्न मित्र थे। फादर बुल्के का निधन हुआ, तो निधन कब हुआ? तो उनकी 73 साल की आयु में जो है निधन हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उन्हें उनके पिता को बुलवाया था? तो आंदोलनकारी जो उनका व्यवहार हो गया था उसकी वजह से। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इसमें, मन्नू भंडारी के पिता ने उनका रौब देखकर अनुभव किया। क्या किया अनुभव? तो उन्होंने गर्व अनुभव किया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी को पसंद आए जैनेन्द्र के उपन्यास का क्या नाम था? तो उसका नाम था सुनीता। ठीक है, अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। तो रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करेंगे, तो इसके ऑप्शंस आपको जो
मॉडल पेपर है, अगर मॉडल पेपर में आपको देख रहे हैं कि मॉडल पेपर में आपको लिए अगर ऑप्शंस दिए गए हैं तो मॉडल पेपर के हिसाब से ही आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाएगा। अगर आपको मॉडल पेपर आपने देखे हैं, अगर उसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पे भी ऑप्शंस जो आपके एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, जीवनी खालिस्तान की लिखी जाती है तो किसकी लिखी जाती है? महापुरुष की। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, आत्मकथा में लेखक खालिस्तान के जीवन का वर्णन करता है तो वो स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। प्रेमचंद खालिस्तान है तो प्रेमचंद जो है वो क्या है? कथाकार हैं। क्या है? कथाकार। उसके बाद में एकांकी में खालिस्तान अंक होते हैं तो एकांकी में केवल एक अंक होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा खालिस्तान बदलता था, कौन बदलता था? तो सभी को याद है, अच्छी तरह से याद है, कैप्टन बदलता था। उसके बाद में कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खालिस्तान लगवा दी गई थी, क्या लगवा दी गई थी? यहाँ पे प्रतिमा लगवा दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे, नेताजी की मूर्ति खालिस्तान कपड़ों में थी तो फौजी के कपड़ों में थी, किस कपड़ों में थी? फौजी के कपड़ों में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे, कस्बे से गुजरते समय खालिस्तान पान खाते थे तो कौन खाते थे? हालदार साहब। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलो दिल्ली का नारा खालिस्तान ने दिया तो चलो दिल्ली का नारा जो है दिया नेताजी ने, किसने दिया? नेताजी ने। उसके बाद आते हैं, बाल गोविंद भगत खालिस्तान कद के गोरे चिट्टे आदमी थे तो वो मझले, कैसे थे वो? मझले। बाल गोविंद भगत में खालिस्तान का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता था, किस चीज़ का? तो उनके अंदर प्रेम साधना का जो है चरमोत्कर्ष देखा जा सकता था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के खालिस्तान हुई तो उन्हीं के जो है कैसी हुई? उन्हीं के अनुरूप हुई। तो यहाँ पर जो है अनुरूप लिख देंगे। उसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खालिस्तान में उतर पड़ा, कहाँ उतर पड़ा? तो खेतों में उतर पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, फादर बुल्के खालिस्तान की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए तो किस चीज़ की पढ़ाई छोड़ी थी उन्होंने? तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फादर बुल्के की चिंता हिंदी को खालिस्तान के रूप में देखने की थी तो किस रूप में देखने की थी? तो राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति फादर की उपस्थिति खालिस्तान के वृक्ष की छाया जैसी लगती थी तो वो कैसी लगती थी? आपको सभी को पता है, देव दारू। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय खालिस्तान जाने की शर्त रखी तो वो कहाँ जाने की? भारत। कहाँ? भारत। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, अ, मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो आपको सभी को पता होना चाहिए, सुशीला। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसा, मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी, ठीक है, उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है उसका नाम है। महानगरीय जीवन खालिस्तान होता है तो महानगरीय जो जीवन है वो कैसा होता है? तो आत्मीयताहीन होता है, आत्मीयताहीन, ठीक है। महानगरों में किसी को किसी से नहीं पड़ी। उसके बाद 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, मनु भंडारी का जन्म खालिस्तान में हुआ तो कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, पुराने ज़माने में खालिस्तान के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं थे, किसके लिए नहीं थे? सभी को अच्छी तरह से पता है, स्त्रियों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, कालिदास खालिस्तान भाषा के कवि हैं तो किस भाषा कवि हैं? तो ये हैं संस्कृत भाषा कवि। उसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी खालिस्तान युग के प्रवर्तक हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, द्विवेदी इनके नाम से ही युग बना, द्विवेदी युग। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, स्त्री शिक्षा के विरोधी पुस्तकों का खंडन लेख प्रथम सर्वप्रथम खालिस्तान में प्रकाशित हुआ तो कौन से सन में हुआ? तो 1914 में, सरस्वती में, 1914 में, सरस्वती में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आवश्यकता आविष्कार की खालिस्तान है तो सभी को पता है आवश्यकता आविष्कार की क्या है? जननी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसमें पूछा गया, आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार खालिस्तान है तो वो क्या है? असंस्कृति है। तो यहाँ पर जो असंस्कृति आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आपके जो जोड़ियाँ मिलानी है तो यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती से अभी अभी हमने देखा, यहाँ पे सरस्वती से रिपोर्टार्ज जो है एक जो है फ्रेंच शब्द है, जयशंकर प्रसाद को मिलाओगे आप एक घूंट से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मिलाओगे शुक्ल युग से, और मेरी असफलताओं को मिला दोगे बाबू गुलाब राय से। इसके बाद है आपका और नेताजी का चश्मा, सभी को पता है, स्वयं प्रसाद इसके लेखक है, राम वृक्ष बेनपुरी बाल गोविंद भगत के लेखक है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, एक कहानी ये भी, तो ये आपका जो एक कहानी ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, इसको कर लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी।
एक मिनट रुकिए, मैं लाइन बना दूँ इसमें। यहाँ पर है आपका कबीर प्रसाद, इसको हमने ऐसे मैच कर दिया, ठीक है। अगला, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन, तो मनु भंडारी, और संस्कृति जो है भगत अ, भदंत आनंद कौशल्यान, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो है मैचिंग के हो गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है अ, आपसे पूछा गया है, फिर से मैचिंग का कॉलम ही है, मैचिंग के 4 कॉलम है। अ और ब, नेताजी का चश्मा किससे मिलाएंगे आप? तो नेताजी का चश्मा आप मिला देंगे, कहानी है। एक कहानी, ये भी क्या है, ये आत्मकथा का अंश है। और बाल गोविंद भगत जो है ये रेखाचित्र प्रस्तुत है। और ये यहाँ पर संस्कृति जो है ये क्या है, एक निबंध है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है एक स्मरण है। और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन जो है एक लेख है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वयं प्रकाश का सारे ये जन्म तिथियां दे रखी है। स्वयं प्रकाश सन 1947, राम वृक्ष वैनपुरी सन 1899 सॉरी। उसके बाद में आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1864, मन्नू भंडारी 1931, और अ, उम, भदंत आनंद कौसत कौशल्यान, तो इनका हो जाएगा सन 1905, ठीक है। कई कई वर्ड्स बोलने में कभी कभी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि इतना बोलते हैं ना कभी कभी तो मुंह सूख जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वाक्य में जो आपको उत्तर देने हैं इनके आंसर्स की, तो एक वाक्य में जो उत्तर देंगे हम, इनको बहुत सोच समझ के आंसर्स आपको देने हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने प्रश्न आएंगे यहाँ से, ये देखिए, हमारे पास टोटल 29 प्रश्न है। 29 प्रश्नों को देखते हैं। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या है? तो कहानी का जो आंसर हम लिखेंगे, तो कहानी जो है आपकी ये हो जाएगी। तो अगर मैं डेफिनेशन बना दूँ छोटी सी एकदम, एक एक ही सेकंड में डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो कहानी जो है एक लघु रचना है जिसमें जीवन की किसी स्थिति का सरस चित्रण होता है, ठीक है। कहानी जो है एक लघु रचना है जिसमें जीवन की किसी स्थिति का सरस चित्रण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, एकांकी में कितने अंग होते हैं? तो अभी अभी एमसीक्यू में हमने देखा एकांकी में एक अंग होता है। इसके बाद निबंध की परिभाषा जो है आप बता सकते हैं। तो बंधी हुई रचना को हम निबंध कहते हैं। इसको कहते हैं बंधी हुई रचना को निबंध कहते हैं। स्मरण का क्या अर्थ है? तो स्मरण का अर्थ है भली भांति स्मरण करना, जो है स्मरण कहलाता है, ठीक है। किसी चीज़ को याद करना जो है वो भी स्मरण कहलाता है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, गद्य की 4 विद्याएं लिखिए। तो गद्य की 4 विद्याओं में आप लिख सकते हैं कहानी, नाटक, उपन्यास और एकांकी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, कैप्टन की मृत्यु के पश्चात मूर्ति पर किसका बना चश्मा लगाया गया? तो मूर्ति पर जो है सरकंडे से बना हुआ चश्मा चश्मा लगाया गया। किसका? सरकंडे से बना हुआ। सातवां क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो उनके 13 कहानी संग्रह जो है प्रकाशित हो चुके हैं, 13। इसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम देखेंगे। तो 8वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? तो वो गुजरते थे हालदार साहब। कौन गुजरते थे? हालदार साहब। उसके बाद में नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? तो सभी को याद होगा, 2 फुट की। कितनी ऊंची थी? 2 फुट की। उसके बाद में यहाँ पर जो है नेक्स्ट, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये कथन किसका था? तो सभी को याद होगा, ये कथन पान वाले का था। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनपुरी का जन्म किस गांव में हुआ? तो राम वृक्ष बेनपुरी का जन्म जो आपको पता है बिहार में हुआ, बेनीपुर गांव में। किसमें? बेनीपुर गांव में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो बाल गोविंद की उम्र जो है हमारे उसमें जब पढ़ा था तो 60 साल की उम्र थी। कितनी थी? 60 वर्ष की। उसके बाद में पूर्व की ओर से बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो पूर्व की ओर से बहने वाली हवाओं को हम पूर्वाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो वो बेटे के मरने पर गीत गा रहे थे। क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, फादर बुल्के का जन्म कहाँ हुआ? तो फादर बुल्के का जन्म जो है बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में हुआ। कहाँ पे? बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, फादर बुल्के को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक। क्या कहा इनको? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। उसके बाद में 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, दिनमान पत्रिका का
उप संपादन किसने किया? तो दिनमान पत्रिका का उप संपादन जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया। उसके बाद 18 नंबर जो क्वेश्चन है, फादर बुल्के को किस कब्रगाह में दफनाया गया? तो फादर बुल्के को जो है दफनाया गया था निकलसन कब्रगाह में। कहाँ पे? निकलसन, निकल और सन, ठीक है। सन लिखते हैं ना, जैसे 1990 सन, तो निकलसन लिख दोगे, निकलसन, ठीक है। आपको याद भी होगा, मैं तो केवल बता रहा हूँ तो आपको याद आ जाए। और एक बार आपने जब ये सारे एमसीक्यूज और एक नंबर के प्रश्न देख लिए तो आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक याद रहेंगे। बस एक बार जब एग्ज़ाम में जाओगे उससे पहले केवल रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं है। उसके बाद है 19 नंबर, मन्नू भंडारी का स्वभाव कैसा था? तो मन्नू भंडारी का स्वभाव जो है धैर्यवान और सहनशीलता का था। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 20वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे, मन्नू भंडारी का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किसने कराया? तो किसने कराया था आपको याद है? तो उनके पति जो थे राजेंद्र यादव ने कराया था। किसने? उनके पति ने, राजेंद्र यादव ने। इस नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था? तो उनका शक्की इसलिए हो गया था क्योंकि उनके निजी लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया था, ठीक है। उसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ? अभी अभी हमने पढ़ा, अभी अभी मैंने बताया, उनके पति का नाम राजेंद्र यादव है ना। उसके बाद में 23 नंबर है, मन्नू भंडारी का रंग कैसा था? मन्नू भंडारी का रंग जो है कैसा था? तो उनका रंग काला था। कैसा था? काला। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन पे, प्राचीन काल में स्त्रियों की बोल चाल की भाषा कौन सी थी? तो प्राचीन काल में स्त्रियों की बोलचाल की भाषा जो है प्राकृतक थी, प्राकृत, ठीक है। प्राकृत मतलब प्रकृति वाला प्राकृत, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो शास्त्रों में जो काशी है उसको आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। आनंद कानन, का न पूरा पूरा मात्रा रहेगा, केवल आनंद में एक बिंदी लगेगी, आनंद कानन। उसके बाद में 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो सारे के सारे जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। 27 नंबर है, हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं? तो हिंदू जो है वेदों को ईश्वर की रचना मानते हैं। किसकी? ईश्वर की। और मानव संस्कृति किस प्रकार की है? तो मानव संस्कृति जो है अविभाज्य है, अविभाज्य, अविभाज्य। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर है आपका, तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए किसने अपना सर्वस्व त्याग किया? तो वो कौन थे जिसने अपने सर्वस्व को त्याग किया? तो वो थे सिद्धार्थ। कौन थे? मानवता के लिए सिद्धार्थ जो थे उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया। तो इस तरह से 29 क्वेश्चंस के आंसर हमने देख लिए। अब आते हैं हम सत्य असत्य की तरफ। तो हमारे जो सत्य असत्य हैं उनके आंसर्स को हम कंप्लीट करेंगे। सत्य असत्यों की संख्याएं कितनी हैं यहाँ पर? तो टोटल मिलाकर ये भी 30 के आसपास हैं, ठीक है। 30 प्रश्नों के सत्य असत्य देखते हैं। पहला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है इसमें, कहानी गद्य की विद्या नहीं है, तो ये क्या है आपका? असत्य, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो ये आपका है सत्य। जहाँ पे सत्य होगा उसके सामने डब्बा बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद में गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, तो ये कैसा वचन है? ये भी सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, नाटक में एक अंक होता है, तो आपको अच्छी तरह से पता है असत्य है, एकांकी में होता है। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, तो कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, सही है। इसके बाद में नेताजी की मूर्ति पत्थर की थी, तो नेताजी की मूर्ति कैसी थी? संगमरमर की थी। पत्थर तो था लेकिन वो एक्चुअल में हमारे पाठ के हिसाब से संगमरमर का था। उसके बाद में 7वां जो है क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अ, आपका 1 मिनट, इसको मैंने आपको राइट कर दिया, इसको रॉन्ग करना है ना। छठा रॉन्ग है और 7वें की बात कर रहे हैं। मूर्ति की आंखों आंखों में संगमरमर का चश्मा लगा था, तो ये भी आपका असत्य है। कैप्टन को बिना चश्मे वाली की मूर्ति बुरी लगती थी, तो ये आपको अच्छी तरह से पता है, सत्य है। इसके बाद में 9वां है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, तो ये क्या है आपका? सत्य है या असत्य? तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में आपका, बाल गोविंद भगत की आजीविका का साधन कृषि था, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत माह में प्रभाती गाना शुरू करते थे, तो माह में, भगत माह में प्रभाती गाना शुरू करते थे, तो ये असत्य है। इसके बाद में आपका 12वां नंबर है, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन हुआ करता था,
तो ये कैसा है आपका असत्य है। उसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भादों की अधरतियाँ में भगत गीत ना गाते थे, तो ये भी आपका असत्य है। इसके बाद 14 नंबर है, बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के की बहन जिद्दी और सख्त थी, जिद्दी और सख्त थी, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु मुंबई में हुई थी, तो ये आपका असत्य है। 17 नंबर है, फादर कामिल बुल्के को बहुत क्रोध आता था, तो ये भी आपका असत्य है। उसके बाद 18 नंबर है, फादर कामिल बुल्के की कर्मभूमि भारत रही, तो ये आपका सत्य है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है 19 नंबर, परिमल एक साहित्यिक संस्था है, परिमल एक साहित्यिक संस्था है, तो ये भी आपका सत्य है। 20वां जो क्वेश्चन है, मनु भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट थी, तो ये भी आपका सत्य है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर में आपसे पूछा गया है, मनु भंडारी के पिता रसोई को कबाब खाना कहते थे, तो ये आपका कैसा कथन है, ये असत्य है। इसके बाद में 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मनु भंडारी मूलतः एक कहानीकार हैं, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद 23 नंबर जो क्वेश्चन है, मनु भंडारी के घर में अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था, तो ये कैसा है वातावरण, आपका सत्य है। इसके बाद में 24 नंबर जो क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब मन्नू भंडारी के पारिवारिक चिकित्सक थे, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थीं, प्राचीन भारत की बात हो रही है, तो ये आपका सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26 नंबर, मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को पराजित किया था, तो 26 नंबर जो है आपका सत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपके जो ध्यान रखना, सत्य के आगे डब्बे बनाता जा रहा हूँ मैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, तो ये भी आपका क्या है, सत्य है। उसके बाद में अत्रि की पत्नी और पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती थी, तो अत्रि की पत्नी ऐसा कर पाती थी, तो ये असत्य है। सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, तो ये कैसा कथन है, हमारा सत्य है। इसके बाद में 30वां क्वेश्चन है, आग के आविष्कार में पेट की भूख की प्रेरणा का एक कारण रही, आग के आविष्कार में पेट की भूख एक प्रेरणा का कारण रही, इसमें मिसप्रिंट भी है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका सत्य है, इसी की वजह से तो आग का आविष्कार हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चनों के आंसर जो है हो गए। अब यहाँ पर जो है 30 शब्दों में जो आपको ये आंसर देने हैं, तो इनको आंसर्स आपको देना होगा, तभी जाके आपको इसमें से आपको 3 अंक के 2-2 अंक के 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे इनमें से। ठीक है, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार करें, और इनके सभी के आंसर्स आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बार बार मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट को विजिट करिए, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, और बाकी जो इसमें से ऐसा लग रहा है कि प्रश्न मैंने नहीं कराए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं अभी आने वाले समय में अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आपको कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप पढ़ते जाइए, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले मैं 1 नंबर के सारे प्रश्न आपके करा दूंगा, उसके बाद 2 नंबर और 3 नंबर के, 2 नंबर और 4 नंबर के सीधे सीधे प्रश्न जो हैं उनको फटाफट कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपने ये प्रश्न तो देख लिए 1 से लेकर 10 तक, अब यहाँ पे आप 11 से लेकर के एक साथ में ये सारे प्रश्नों को नोट कर ले, जैसे कि आपको देख रहे हैं, आप इन सभी प्रश्नों को 11 से लेकर के आप 28 प्रश्न अभी इस पेज पे देख रहे हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। जिन बच्चों के पास ये प्रश्न नहीं है, वो प्रश्न को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में आगे के जो प्रश्न हैं 29 से लेकर के और 27 तक, 37 तक, तो इनको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद में जो आपका 4 नंबर का जो प्रश्न आएंगे, तो इस तरह से व्याख्या वाले आएंगे, जैसे कि आपको पूरे बुक में से कोई भी एक पैराग्राफ दे देगा और बोलेगा कि इसकी सप्रसंग व्याख्या करो। संदर्भ सहित व्याख्या करने का मतलब है कि आपको ये बताना होगा कि ये जो लाइन है ये कौन से चैप्टर से ली गई है, और इसके लेखक कौन हैं, और इसका जो लेखक है इस कहानी में क्या बताना चाहते हैं। ये एक 2-3 लाइन में आप इसका संदर्भ बता देंगे, और फिर उसके बाद में जो है आप इसका प्रसंग सहित व्याख्या कर देंगे कि इस पूरे लाइनों का मतलब क्या कहना चाहता है। तो इस तरह से ये आपका जो है सारा का सारा आंसर होगा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये वाले सारे प्रश्नों में से कोई आपका जो है एक 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा गद्यांश, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके बाद आपका ये छठा गद्यांश है। ठीक है, तो इन 6 गद्यांशों में से आपके आगे के गद्यांश नहीं है, तो 6 गद्यांश ही आपको पढ़ने हैं, इसमें से एक 4 नंबर का गद्यांश आएगा, और इन चारों
6 गद्यांश को आपको सप्रसंग व्याख्या के साथ याद करना होगा, ठीक है? तो आपका 4 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने बताया आपके जो प्रश्न बैंक है और आपका मॉडल पेपर है, साथ ही साथ आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर है, उन्हीं में से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आएँगे, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।